जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट से एक पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। स्टूडेंट, जो आपको सामने स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दे रही है, द पिक्चर इज़ ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द फुल नेम ऑफ Robert Frost was Robert Lee Frost. Robert Lee Frost was an American poet. ये एक अमेरिकी पोएट थे। His work was initially published in England before it was published in the United States. He was born in San Francisco, California. Robert Frost's father was a journalist and his name was William P. Frost. Robert Frost died in 1963. रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यिक पुरस्कार मिला, पुलित्ज़र पुरस्कार। और स्टूडेंट्स, जब हम अपनी लाइफ में ऐसे मोड़ पे पहुंचते हैं जब हमें यह पता नहीं होता है कि हमें कौन सी राह चुननी चाहिए, उसी चीज़ को देखते हुए हमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम की ये लाइन अक्सर याद आती है और मैं आपको वो लाइंस पढ़ के सुनाती हूँ। Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. हम सब लोग जिस रास्ते पे चलते हैं, हमें वो रास्ता सुगम लगता है तो हम वहीं बढ़ जाते हैं, लेकिन कवि कहता है कि अगर हम अपने रास्ते स्वयं चुनते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होते हैं, और जो रास्ता हम अपने आप से चुनते हैं वही हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। स्टूडेंट्स, जो सामने स्क्रीन पर आपको पोएम दिख रही है, द नेम ऑफ द पोएम इज़ डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वॉज प्राउड ऑफ हिज स्मॉल पोएम्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को गर्व था कि वो छोटी छोटी पोएम लिखते हैं, और ये पोएम वाकई में बहुत स्मॉल है, कंसिस्ट ऑफ 8 लाइन्स एंड ऑफ 1 सिंगल सेंटेंस। ये एक सेंटेंस में लिखी गई पोएम है जिसकी 8 लाइन्स है एंड ओनली 34 वर्ड्स, और इस पोएम में केवल 34 वर्ड्स हैं। स्टूडेंट, इस पोएम की एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें आप जैसे स्टूडेंट्स इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है और सारे वर्ड्स हैं जो हमारी वोकैबुलरी में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम को हम पढ़ते हैं। पोएम को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लाउड रीडिंग करें, इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो हम इस पोएम का ज़्यादा आनंद उठा सकते हैं। मैं आपके सामने ये पोएम रिसाइट करती हूँ। द नेम ऑफ द पोएम इज़ डस्ट ऑफ स्नो एंड द पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had viewed. स्टूडेंट्स, ये सामने आपको पिक्चर में कुछ ट्रीज़ दिख रहे हैं। ये हैमलक ट्री है और ये बर्फ़ से ढके हुए हैं। स्टूडेंट्स, इसी और हैमलक ट्री होता है वो काफ़ी जहरीला पेड़ होता है, और पोएट ने इस कविता में इसी ट्री का उल्लेख किया है, और उसके साथ में एक और वर्ड का इस पोएम में आता है, वो है क्रो। तो ये पोएम है वो एक क्रो और हैमलक ट्री दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। स्टूडेंट्स, हम इस पोएम को पढ़ते हैं। द नेम ऑफ द पोएम इज़ डस्ट ऑफ स्नो, और आप इस पोएम में देख रहे हैं कि पोएट हैमलक ट्री के नीचे खड़ा हुआ है और उस ट्री पर एक क्रो बैठा हुआ है। क्रो को जनरली हम लोग एक अशुभ संकेत मानते हैं, और कवि भी काफ़ी उदास है, और वो हैमलक ट्री भी काफ़ी पॉइजनस होता है, और उस पेड़ के नीचे कवि खड़ा है। और अब कवि क्या कहता है ये हम सुनते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलक ट्री। फ्रॉस्ट कहते हैं कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तब पेड़ के नीचे हैं और उनके ऊपर क्रो ने टहनी को हिलाकर
बर्फ़ की कुछ डस्ट को उनके ऊपर गिराया। बच्चों, क्रो को एक अशुभ संकेत माना जाता है और जो पेड़ है वो भी, हैमलेट ट्री भी है, वो भी पॉइजनस है। तो ये दोनों चीज़ें बताती हैं कि कवि का मूड बहुत ज़्यादा उदास है, लेकिन उसी समय उनके ऊपर जो बर्फ़ की जो डस्ट, स्नो डस्ट उनके ऊपर गिरती है तो उनको कैसा लगता है, उनके अंदर क्या परिवर्तन आता है, इसको हम दूसरे स्ट्रेंजर में देखेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी पोएम को पढ़ते हैं तो उसकी हम सबसे पहले उसकी राइम स्कीम पर ध्यान देते हैं। तो बच्चों, इस समय देखिए, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलेट ट्री। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है क्रो, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है मी, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है स्नो एंड फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है ट्री। तो अगर हम क्रो को ए कहते हैं तो हमारी राइम स्कीम है क्रो के लिए ए, मी के लिए, क्योंकि से डिफरेंट है, मी के लिए हम लिखेंगे बी। स्नो फिर क्रो की तरह सेम है तो इसे हम फिर से इसे देंगे स्कीम ए एंड देन फॉर ट्री इट्स बी। सो द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज़ ए बी। तो सबसे पहले जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो उसकी राइम स्कीम को जान लेते हैं। द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज़ ए बी। और इसके बाद हम इसका पिक्चरस व्यू भी देख लेते हैं पोएम का, कि कवि है वो हैमलेट ट्री के नीचे है और क्रो पेड़ पर बैठा हुआ है और उस पर वो बर्फ़ की डस्ट को, यानी बारीक डस्ट जिसको कि स्नो कहते हैं, उसको वो गिराता है। In this poem, in this stanza, the poet Robert Frost recounts a small incident that changes his mood. छोटा सा इंसिडेंट उसके साथ क्या होता है कि जब उसके ऊपर कोई ने स्नो डस्ट को गिराया, इट सीम्स वेरी सिंपल बट इट हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। द पोएट वॉज वंस वेरी डिप्रेस्ड एंड होपलेस. He was in a state of sorrow and was lost in his thoughts. He was standing under the hamlet tree. Suddenly a crow that was sitting on the tree shook the tree and the fine particles of snow from the tree fell on the poet. कवि जो काफ़ी उदास था, निराश था, अचानक से उसके ऊपर कौआ स्नो डस्ट को गिराता है और उसके कवि के अंदर या पोएट के माइंड में बहुत बड़ा चेंज आता है। अब हम सेकंड स्टैंजा की तरफ आते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, लास्ट 4 लाइन्स को हम पढ़ रहे हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। स्टूडेंट्स, जो 4 लाइन्स में कवि ने अपने मन को बताया था कि वो काफ़ी उदास था, लेकिन जब क्रो ने उसके ऊपर स्नो डस्ट को फेंका, गिराया, तो उसके अंदर क्या परिवर्तन आया। हैज़ गिवन माई हार्ट, उस डस्ट ने जिसकी वजह से वो थोड़ी उसमें ठिठुरन हुई और अंदर तक ठंडक पहुंची, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने कवि के हृदय को अ चेंज ऑफ मूड, उसके मूड को चेंज कर दिया, एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई रूड, और जो उसका दिन का कुछ समय था जो बर्बाद हुआ था वो फिर से अच्छा हो गया। सेकेंड स्टैंजा सेज has given my heart a change of mood and saved some part of a day I rued. When the soft and cold snow fell on the poet, it changed his mood from the state of sadness to happiness. He started feeling soon peaceful and refreshed. This simple incident helped him enjoy the remaining part of the day. He thus became happy as it saved his rest of the day from being wasted and held in regret. जब कोए के द्वारा गिराई हुई बर्फ़ उसके कवि के ऊपर गिरती है, पोएट के ऊपर गिरती है, तो उसका मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो जितना दुखी होता है वो बाद में खुश होता है, वो अपने आप के अंदर शांति महसूस करता है। एक ये छोटी सी घटना होती है जो उसको खुश बना देती है और इसके बाद वो पूरे दिन भर खुश रहता है और उसको पश्चाताप नहीं होता है। Student, the central idea of the poem is
The Dust of Snow by Robert Frost is a small and simple poem with a deep meaning. It expresses the significance of small things in changing one's attitude. The poem explains that the little things in life can make huge changes in our future. It also reflects that hard times in the life will lead to happier times if we can persist with it. स्टूडेंट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने जो ये कविता लिखी डस्ट ऑफ स्नो, इसमें ये बताया है कि हमारे जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज़ों का महत्व है जो हमारे दृष्टिकोण या एटीट्यूड को चेंज करती हैं और ये हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती हैं. स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चंस की ओर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड? हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज? स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़िए और उसके कीवर्ड्स को आप पकड़िए और उसके बाद उसको आंसर करने की कोशिश करिए. सो द क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड? हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज? डस्ट ऑफ स्नो क्या है एंड व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड? पोएट का मूड कैसे चेंज हो गया एंड हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज? और पोएट का मूड कैसे चेंज हुआ? एंड द आंसर इज द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो. द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड. द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस. ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड wanted to enjoy and make use of rest of the day. Question number 2 says, how does poet Frost present nature in his poem? जो फ्रॉस्ट हैं उन्होंने अपनी पोएम में प्रकृति को किस प्रकार से प्रस्तुत किया है. द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर. जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तो उसके लिए हम छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लेते हैं जिससे आपको आंसर देने में आसानी होगी. एंड सो द आंसर इज, Frost presents nature in a very different manner in the poem. जो फ्रॉस्ट हैं वो प्रकृति को बिल्कुल अलग तरीके से अपनी कविता में प्रस्तुत करते हैं. जनरली पोएट टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज़. अक्सर जो कवि होते हैं वो बर्ड्स को और पेड़ों का इस्तेमाल करते हैं अपनी कविता में ब्यूटी को बताने के लिए, लाइक पीकॉक, पैरट, कोकू, मैना and trees full of beautiful flowers and fruits. But here Frost has taken a totally different approach. He chose a crow, which is not often used in poems. Crow is black in color with very harsh voice and is believed to be a symbol of bad omen. Thinking of a crow brings very depressing and sorrowful pictures to our mind. And the second part of this question, for second part of this question, our answer will be like this. A hemlock tree is a poisonous plant with small white flowers. The poet Robert Frost actually did so to present his mood and feeling. क्रो और हैमलक ट्री का जो कि पॉइजनस होता है, उन दोनों का इस्तेमाल पोएट ने अपने मूड और फीलिंग्स को बताने के लिए किया है. द क्रो एंड हैमलक ट्री प्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट in this materialistic world. The dust of snow is the symbol of natural joy and energy. और जब कौवा पेड़ को हिलाकर डस्ट ऑफ स्नो को नीचे गिराता है तो डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस को हम और आगे करते हैं. अब हमको इस पोएम की फिर से 4 लाइंस को पढ़ना है और उस पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर देना है. रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. सबसे पहले हम उस पोएम की 4 लाइंस को पढ़ते हैं. द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलक ट्री. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु शुक डाउन द हैमलक ट्री? शुक मतलब हिलाना. हु मीन्स कौन? किसने हैमलक ट्री को हिलाया? कुकू, crow, मैना and parrot, and the answer B is crow. Second question is, which tree did the crow shake? किस पेड़ को कोई ने हिलाया?
Number 1 A is banyan, number B mango, number C oak, and number D is hamlet. So the correct answer is D, hamlet. Question number 3, what fell on the poet? Fell मतलब गिरा. What fell on the poet? A, dust of tree, B, dust of snow, C, dust of rain, D, dust of crow. And the correct answer is B, dust of snow. Question number 4, earlier the poet was in a blank space mood. पहले poet किस तरह के mood में था? A, happy, B, pleasant, C, gloomy, D, good. The correct answer is gloomy. Gloomy means sad. सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लास्ट 4 लाइन्स को हम पढ़ते हैं. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड. तो स्टूडेंट्स, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट. पोएट के ऊपर जब डस्ट ऑफ स्नो गिरी तो उसका मूड, उसका असर क्या हुआ? नंबर ए, इट चेंज हिज मूड, बी, चेंज हिज लक, C, changed his car, D, changed his job. And the correct answer is it changed his mood. Question number 2, under which tree was the poet standing? किस पेड़ के नीचे पोएट खड़ा हुआ था? A, नीम, B, mango, C, hamlet, D, banyan. And the correct answer is C, hamlet. Question number 3, what was saved for the poet? Number A, option A, his whole day, B, a few days, C, some part of the day, or D, the whole week. And the correct answer is some part of the day. पूरा उसका कुछ समय तो बर्बाद हो गया था, लेकिन बाद का कुछ समय अच्छा हो गया. And question number 4, which word is the synonym of feel remorse or regret as used in the stanza? A, change. रिग्रेट का मीन्स होता है, मतलब होता है बच्चों पछताना. तो इसका ऑप्शन है ए, चेंज, बी, र्यूड, सी, मूड, डी, सेव्ड. एंड द करेक्ट आंसर इज र्यूड. स्टूडेंट्स, हम इसी में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को भी ले लेते हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो पोएम जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी, वो उससे क्या बताना चाहते हैं? एंड द आंसर इज द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रू हिज पोएम डस्ट ऑफ स्नो wants to convey that the little things in life can make huge changes in the life. जो जीवन में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बहुत बड़ी परिवर्तन लाती हैं. The simple things we do can make all difference and brighten a person's day. हम जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं वो हमारे जीवन को बदल देती हैं. स्टूडेंट्स, इससे इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं, आप अपने जीवन में अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आधा घंटे पहले उठूँगा, तो निश्चित रूप से वो आपका जल्दी जागने की जो आदत होती है वो उसके बड़े दूरगामी परिणाम निकलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज़ द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. पोएट ने इस कविता में नेचर को किस प्रकार से देखा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ नेचर लवर. The crow and the hamlet tree are associated with bad omens or death and fear, but Frost has presented them very beautifully. They bring cheer to him and are a source of joy. Through his poem, he conveys a very strong message that everything around us is beautiful. हालांकि हैमलेट ट्री और क्रो दोनों को बैड ओमन यानी अशुभ संकेत माना जाता है, लेकिन इन दोनों संकेतों को पोएट ने बड़े अच्छे से अपनी कविता में इस्तेमाल किया और उन्होंने ये मैसेज भी दिया कि हमारे आसपास जो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं वो काफ़ी खूबसूरत है. तो स्टूडेंट, इस तरह से आपने आज ये कविता पढ़ी, द डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो पोएम इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और अगर आप कविता को या पोएम को आप
आनंद उठाना चाहते हैं तो इसको लाउड रीडिंग करने की आदत डालिए। लाउड रीडिंग करेंगे, एक दूसरे स्टूडेंट को सुनाइए, घर में अपने फैमिली मेम्बर्स को सुनाइए, तो आप पोएम का हर बार अलग मीनिंग पाएंगे और हर बार आपको अपनी ही आवाज़ को सुनने में मज़ा आएगा इस पोएम को, और आप पोएम का आनंद उठा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।